हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एनर्जी पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट दो पार्ट में अपन ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल कह दो, चाहे नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे। इसकी पहली खास बात देखो क्या है कि भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट जो है ऊर्जा, इसमें मैंने नहीं इन जितने 8 बताए थे, आपको ध्यान है तो देखिए 5 तो हमने परंपरागत में चर्चा की थी, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, पन विद्युत और ईंधन। इसमें 8 पढ़ेंगे। इन 8 से मिला करके सरकार का ये है जो टारगेट 22 तक कि इतना गीगावाट जो है ना ऊर्जा का उत्पादन हम नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों से उत्पादन करें, क्योंकि सरकार यूं माने कि अब धीरे धीरे परंपरागत संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए इन गैर परंपरागत स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, प्लस उनके भंडार सीमित हैं, इनके भंडार असीमित हैं। सो इन्हीं को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इन गैर परंपरागत में सबसे पहले आज अपन शुरू करें सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। ध्यान दो, देखिए सौर ऊर्जा की 4 सामान्य सी बातें। सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो है सबसे हम जानते हैं सबसे उपयुक्त होता है वो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। मतलब यूं समझ लो, पृथ्वी पे 3 कटिबंध बनते हैं पूरे। एक उष्ण कटिबंध, एक जैसे आपका हो गया शीत उष्ण, और दोनों को मिला के हो गया 20 वाला हो गया शीतोष्ण। मतलब उष्ण का मतलब जो गर्म इलाके हैं, वहां वर्ष भर जहां सूर्य की किरणें मिले या धूप आए। जैसे मैं ये कहूँगी साहब, जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहां पर यदि आप ले जाके सोलर प्लेट लगा दें तो चूंकि वहां तो बहुत ही कम धूप पहुंचती है या पूरे वर्ष भर धूप नहीं पहुंचती पूरे देखें तो जो भूमध्य रेखीय के इलाके हैं या जो उष्ण कटिबंधीय, वहां पर इसकी ज्यादा संभावना रहती है। दूसरी बात, एक होता है सौर सेल। जो सौर सेल होता है उसमें सिलिकॉन धातु को काम में लेते हैं, जो काफी महंगी आती है। और एक है सौर पैनल, और सौर पैनल में आप जानते हैं हम चांदी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अपने गांव में कोठी कुआं पे हम देखते हैं जो ये लगवाते हैं सोलर प्लांट, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होती है। हम देखें प्लेटें होती हैं, बस बैटरी वगैरह होती है, फिर भी उसकी कॉस्ट हम देखते हैं 5 से 6 लाख रुपए के आसपास आती है। तो इतना महंगा होने के कारण क्या है, सिलिकॉन और चांदी के कारण उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसमें जो ना फोटोवोल्टिक विधि से हम जो है ना सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये 4 जो है ना सोलर एनर्जी के बारे में सामान्य बातें। अगर आपसे पूछे सौर ऊर्जा के बारे में किस प्रकार के क्षेत्र अधिक उपयुक्त रहेंगे, उष्णकटिबंधीय या यूं बोलें कि शीतोष्ण कटिबंधीय या कोई और तरह दे दे, तो आप बता सकते हैं कि जो है उपोष्ण कटिबंधीय कैसे डालें, सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। सौर सेल में सिलिकॉन है, पैनल वगैरह बता सकते हैं। अब देखिए वही हमारी 3 बातें। सबसे पहले विश्व देखेंगे, उसके बाद में भारत और फिर राजस्थान देखेंगे। तो मोटी बात यह कि भारत सरकार ने 2022 तक गैर परंपरागत स्रोतों से कितना ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो आप जानते हैं कि जो है बता सकते हैं 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। विश्व की बात करते हैं। विश्व में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है। अब तो आप मान गए होंगे कि चीन न केवल जनसंख्या, न केवल कुल ऊर्जा, न केवल कोयला, बल्कि हर क्षेत्र में अग्रणी है। आप देख रहे हैं, इसीलिए आज चीन चाहे वो सैन्य हो चाहे वो इकोनॉमी और क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब अलग बात है कि कोरोना की वजह से डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। विश्व में देखें तो कोई 7वें या 8वें की सामाजिक ज्ञान में दे रखा है कि विश्व का पहला जो ना बस अड्डा
विश्व का पहला बस अड्डा जो पूर्णतः यूं कहें कि पूर्णतः जो है ना सौर और पवन ऊर्जा से चालित है, दोनों नाम एक साथ है। ये इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन चूंकि रीट के हिसाब से 7वीं 8वीं क्लास में जो बोर्ड की किताबें चलती है उसमें दे रखा है, इसलिए बता दिया। आज तो न जाने से कितने बस अड्डे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन विश्व में सबसे पहले जो है ना ये शुरू हुआ था। अब देखिए इसके अलावा एक है ISA। ISA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, एस का अर्थ है सोलर और ए का अर्थ है अलायंस। हिंदी में इसको आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय। सोलर का हो गया सौर और अलायंस का हो गया संगठन। ये एक दुनिया का बहुत ही चर्चित और यूं कहें कि एक नवीनतम एक संगठन है। इसके बारे में आप ध्यान दें थोड़ा सा। सबसे पहले इस ISA फुल फॉर्म आपके सामने। आई का अर्थ है इंटरनेशनल, एस का सोलर, ए का अलायंस। ये एक नया बना संगठन है। इसकी स्थापना जो ना 2015 में हुई थी। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में, यानी फ्रांस में। लेकिन जो है ना इसका मुख्यालय, खास बात, गुड़गांव, और गुड़गांव का मतलब आप जानते हैं यानी हरियाणा यानी इंडिया में है। स्थापना कहाँ हो रही है आपके सामने? फ्रांस यानी पेरिस। और 2015 में का अभी लेटेस्ट बना संगठन है। एक्चुअली में हुआ क्या था, थोड़ा सा एक साइड की बात बता दूं, इसी से जुड़ी हुई बात है। नवंबर दिसंबर 2015 की, अगर आप ध्यान से सुने तो पेरिस यानी फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन, जिसको बोलते हैं COP21। काफी चर्चित सम्मेलन है। जैसे आपको याद है कि डेनमार्क वाला था, वैसे ये है कोपेनहेगन वाला, ये है पेरिस 2015 में। इस समय यहाँ पर मोदी गए थे। तो भारत के प्रधानमंत्री जो PM मोदी थे और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रेंकोइस होलांदे उस समय। इस समय तो इमानुएल मैक्रों हैं, होलांदे थे। इन दोनों ने मिलकर के जो है ना ISA की स्थापना की, दोनों ने मिलकर के। और इसी 2015 के सम्मेलन में PM मोदी ने एक आह्वान किया था कि भारत 2030 तक अपनी जो कुल ऊर्जा उत्पादित कर रहा, करंट में जो कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसका 40% जो है ना वो सौर और पवन से करेगा। सौर और पवन से। इस तरह की विजन या इस तरह की एक संगठन की सोच या इस तरह की एक पॉलिसी नीति निर्माता के रूप में मोदी दुनिया के बड़े नेताओं में शामिल हुए। और आपको ध्यान है अक्टूबर 2018 यानी एक संगठन है UNEP। अगर आप ध्यान से सुने तो UNEP, यू का अर्थ है यूनाइटेड, N का अर्थ है नेशंस, E का अर्थ है एनवायरमेंट, P का अर्थ है प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये जो आप जानते हैं ये UNO की एक एजेंसी है। UNO की एजेंसी यानी अभिकरण है UNO की। तो अक्टूबर 2018 में UNEP द्वारा UNO का सर्वोच्च पर्यावरण संबंधी एक पुरस्कार, इधर दिखाना, जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये जो है एट ग्लोबल लेवल का ये पुरस्कार, वैश्विक स्तर का पुरस्कार PM मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये क्यों? क्योंकि मोदी एक दुनिया के सामने एक दिशा दी, और जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन जो दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, उस दिशा में एक नई सोच, नई पहल या न्यू इनिशिएटिव कहें, इस तरह की सोच देने वाला व्यक्ति के रूप में विश्व में उभरे। सो इन्हें एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी बात इसलिए बताई कि ISA क्या है। तो ये ISA जो है ना एक नया संगठन है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ये देखिए। और इसकी स्थापना भी लेटेस्ट 15 में हुई थी। और इसकी खास बात क्या है, इतना बड़ा संगठन का मुख्यालय भारत में है और इसकी स्थापना में मोदी का बड़ा योगदान है। और इसीलिए मोदी ने जो है
वैसे भी हम जानते हैं कि मोदी ने जैसे कि मान लीजिए पहले बल्ब के स्थान पे एलईडी, एलईडी स्थान पे सीएफएल, या बहुत अच्छी तरह भारत में आने के बाद से उदय योजना है, ये उज्ज्वला योजना, ऐसे बहुत सारे उसने नए काम किए और नई नीति एक बदलाव की दिशा में, इसलिए उस पॉलिसी मेकर या लीडरशिप के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया और साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया गया। और इतना ही नहीं, मोदी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा आह्वान भी किया था कि 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा का इतना जो है ना लगभग इन्हीं से उत्पादित करेगा, तो परंपरागत स्रोतों पे हमारी निर्भरता कम होगी और इनसे जो ऊर्जा उत्पादित होगी वो काफी हद तक क्या होती है, क्लीन होती है और पर्यावरण का अनुकूल है, सो वो ग्रीन होती है। ये देखिए, तो आप बता सकते हैं कि ISA क्या है। देखिए, इसका एक उद्देश्य भी है, एक नॉलेज की बात है, नई बात है। इसका उद्देश्य वन वर्ल्ड वन सन, एक दुनिया एक सूर्य, तो भैया वन ग्रिड, जैसा होता है ना पावर ग्रिड, विद्युत सप्लाई के लिए, विद्युत के लिए, ये इसका उद्देश्य है। तो विश्व में इतनी बातें। अगर आपसे पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन कर रहा है, चीन। आपसे पूछे विश्व का पहला बस अड्डा जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा चालित है, यस, उसमें नाम नहीं लिखा, ये नाम यहाँ पर आएगा। कहाँ है वो, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। मेन चीज ये देश पूछेगा, ये इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन चूंकि 7वीं 8वीं की जो SST उसमें दे रखा है, सो रीड के हिसाब से, क्या पता कोई बोर्ड की किताबों में दे रखा है, सो पूछ ले। नई बात क्या है, ISA क्या है, यह बता सकते हैं, कब स्थापना, सारी बातें। अब देखिए पढ़ते हैं अपन इंडिया। तो विश्व में बता सकते हो, सौर ऊर्जा की सामान्य बातें बता सकते हो, विश्व में बता सकते हो। अब देखिए भारत, भारत में देखो क्या स्थिति है सौर ऊर्जा की। भारत देखिए, भारत जो गैर परंपरागत कहो या नवीकरणीय कहो, गैर परंपरागत कहो चाहे नवीकरणीय, से जितनी कुल ऊर्जा का जो उत्पादन होता है, उस जो 8 से उसका 5.8% जो ऊर्जा है वो सोलर एनर्जी से उत्पादित होती है या जनरेट होती है। कौन सी, गैर परंपरागत की बात कर रहे हैं। नवीकरणीय स्रोत जितने से मिला के होते हैं उनमें से 5.8% हिस्सा या शेयर किसका है, जो है सौर का है, सूर्य से होने वाली। अब देखिए बात है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ये जो मिशन आप देख रहे हैं, ये 2010 में शुरुआत था, ये 2022 तक के लिए है और इस मिशन के तहत जो है ना भारत में 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन ये 2021-22 तक के लिए है और इसके तहत 100 गीगावाट बोला है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अभी की बात करें, अभी वर्तमान में जो है वो देश का सबसे बड़ा जो है ना सोलर पावर जो प्लांट है, वो सोलर पावर आप देखें, सोलर पावर जो प्लांट है वो है पावागढ़ में। पावागढ़, और पावागढ़ का मतलब हो गया कर्नाटक। ये वहां पर है। एट प्रेजेंट करंट में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन ही होता है। यहाँ जो है उसे टोटल कैपेसिटी जो है वो 2000 मेगावाट है। लेकिन आपने अखबारों से पढ़ा होगा, पत्र पत्रिकाओं में, मार्च 2019 में जो है ना कच्छ गुजरात में एक जो है ना सोलर पावर प्लांट का निर्माण शुरू हुआ, उसकी आधारशिला रखी गई, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 5000 मेगावाट होगी और तब ये देश का सबसे बड़ा होगा। लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो टाइम लगेगा। बट एट करंट में प्रेजेंट कौन है, पावागढ़, और जो अभी सबसे बड़ा निर्माणाधीन कौन सा है, कच्छ गुजरात। राष्ट्रीय सौर मिशन लक्ष्य कितना है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कब शुरू हुआ, कब तक के लिए और कितना लक्ष्य रखा गया, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा कितना हिस्सा है। और देखिए थोड़ा आगे, अब देखिए इसी में थोड़ा आगे देखते हैं। अगर पूछे देश का ही नहीं, विश्व का पहला
विश्व का पहला एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चालित है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला, भारत का नहीं, नॉट ओनली इंडिया बल्कि विश्व का पहला, वो कौन सा है आप देखेंगे, वो है कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट, और कोची एयरपोर्ट का मतलब हो गया केरल में है। ये दुनिया का पहला, सारा वहां पर प्लेटें लगा के, सारी एयरपोर्ट आपको पता कितना बड़ा जो है लाइटों का रहता है, वो सारा जो है उसी से चलता है। इसके अलावा यूं कहें कि भारत का पहला सरकारी एयरपोर्ट जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलता है, तो इसमें नाम है सांगानेर अपने वाला। सांगानेर यानी आप जानते हैं जयपुर। ये तो आप बोलिए ये क्या बात हुई भाई, यस केरल जो है ये निजी है, ये निजी क्षेत्र में संचालित होता है, और ये जो है यूं कहें कि गवर्नमेंट के क्षेत्र में, पब्लिक। ये हो गया भारत का पहला रेलवे स्टेशन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है यूं कहीं सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है, और उसका नाम भी लेटेस्ट आपने पढ़ा होगा करंट जीके में, ये गुवाहाटी है और ये पड़ता है असम में। तो भारत में इतनी बातें हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। कुल ऊर्जा में योगदान सोलर का कितना है, 5.8 है। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन बता सकते हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन बता सकते हैं, सबसे बड़ा बता सकते हैं पावागढ़, और चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा है वो कौन सा, कच्छ वाला। भारत में जो है ना, भारत का नहीं विश्व का पहला एयरपोर्ट जो पूर्णतः सौर ऊर्जा चल रहा है, ये जो है ना KVS के एग्जाम में पूछा गया था। कोची एयरपोर्ट है, और कोची कहाँ पड़ता है, केरल में। भारत का पहला सरकारी बता सकते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन 2018 में इसको ये दर्जा दिया गया, ये गुवाहाटी है, ये भी पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलता है। धीरे धीरे देश में सोलर एनर्जी को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, और सरकार आपको पता है कि अपन चाहे खेत कोठी कुआ या घर पे अगर ये हम लगाते हैं तो इसके लिए सब्सिडी देती है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है, ताकि परंपरागत पे निर्भरता कम हो, पर्यावरण प्रदूषण से बच सकें, और जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभावों से भी बच सकें। ये सामान्य बात है। अब देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दुनिया बता सकते हैं, भारत बता सकते हैं। अब देखिए राजस्थान, ये देखो राजस्थान की हम बात करें तो मार्च 2019 तक हमारे राजस्थान में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है वो है आपका 3070 मेगावाट। बीच में एक बात जो है और बताएंगे, थोड़ी सी मिस हो गई। भारत में जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन नेचुरली आपके सामने आया कि साहब दुनिया में अगर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए इसमें 1 नंबर पे राजस्थान है, 1 नंबर पे राजस्थान। देश में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। 2 नंबर पे आपका गुजरात है, और 3 नंबर पे आपका MP है। ये बात है। तो दुनिया में चीन और भारत में राजस्थान है। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारा नाम आया देश में, हम सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में पहले स्थान पे हैं। बाकी बातें तो आपको मैंने बताई दी थी। अब देखिए राजस्थान में मार्च 19 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो 3000 मेगावाट से ज्यादा हो रहा है आपके सामने। राजस्थान की एक अन्य बात आप जानते हैं, सीज, SEEZ। सीज का फुल फॉर्म है सोलर, ई का अर्थ है एनर्जी, फिर ई का अर्थ है एंटरप्राइजेज, और फिर जेड का अर्थ है जोन। ये इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न बन गया कि सीज जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा के लिए। सीज बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा के लिए। जैसे प्रश्न आ जाए कि फलाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, ऐसे। तो सीज बेल्ट किसके लिए? सौर ऊर्जा की। अब सीज में 3 जिले शामिल हैं। सीज में कौन हो गया? एक तो जोधपुर हो गया, एक आपका जैसलमेर हो गया, और एक आपका बाड़मेर हो गया। अब यहां प्रश्न कैसे बने? जैसे प्रश्न आपको यूं डाल दे, मान ले एक ऑप्शन और लिख दे बीकानेर, और प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा सीज बेल्ट में या क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो 3 के अलावा चौथा जो भी होगा वो हट जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी ज्यादा मेन केंद्र जो है सौर ऊर्जा में जोधपुर आप देखेंगे। सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक राज्य में जो है वो जोधपुर है।
राज्य की पहली सौर ऊर्जा परियोजना, राज्य की पहली सौर ऊर्जा परियोजना, राज्य की पहली सौर ऊर्जा, राज्य की पहली सौर ऊर्जा जो परियोजना है वो मथानिया यानी जोधपुर में शुरू हुई, जो मिर्चों के लिए प्रसिद्ध आपको मालूम है। मथानिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। यहाँ ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो राजस्थान का करंट में जो है सोलर पावर प्रोडक्शन में की कैपेसिटी क्या है? सीज बेल्ट जो है उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू हुई? मथानिया यानी जोधपुर में। और आगे देखते हैं, इसके अलावा राज्य का पहला और सबसे बड़ा, दोनों चीज, राज्य का पहला कह दो चाहे सबसे बड़ा कह दो, एक ही बात है। सबसे बड़ा सोलर जो पार्क है वो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भड़ला यानी जोधपुर में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता अभी तो निर्माणाधीन है। ये पिछले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय इसकी आधारशिला रखी गई थी, पिछले कार्यकाल में जब सीएम गहलोत था, पिछले कार्यकाल की बात है। इसकी 2200 मेगा यानी 2275 मेगावाट के आसपास है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये राज्य का सबसे बड़ा है, बहुत ही चर्चित स्थान है भड़ला, इसको ध्यान रखें। तो पहली सौर ऊर्जा परियोजना मथानिया वो भी जोधपुर में, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है भड़ला वो भी जोधपुर में। एक पुराना प्रश्न है, अब तो क्या पूछेगा आप थोड़ा देख सकते हैं। राज्य का पहला सौर ऊर्जा चालित जो फ्रिज है वो भी, हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं आजकल, वो बालेसर जोधपुर में, बालेसर जगह ये भी जोधपुर में है। तो आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन में जोधपुर काफी अग्रणी है। वैसे आजकल एक नाम है कोलायत, अगर आपने पिछले दिनों पत्रिका पढ़ी है तो कोलायत, और एक नाम है लूणकरणसर। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आजकल जो बड़ी कंपनियों के काफी हब के रूप में उभर रहे हैं, यहाँ पर काफी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं, रुचि दिखा रही हैं। ये दोनों स्थान बीकानेर पड़ते हैं, बीकानेर में। इसके अलावा तो राज्य में सौर ऊर्जा में अग्रणी उत्पादक कौन बन रहा है? जोधपुर बन रहा है आपके सामने। अब देखिए 2010 में यूं कहें, आप इस सन को आप गौर नहीं करें, बस ये आप ध्यान रखें, राज्य की पहली निजी सौर ऊर्जा परियोजना, पहली निजी सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो कहाँ शुरू हुई? वो खींवसर में शुरू हुई, खींवसर और खींवसर यानी नागौर। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा शुरू की। ये है 5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2012 में एक स्थान है धूड़सर, और धूड़सर पड़ता है आपका जैसलमेर में पड़ता है। और यहां भी रिलायंस के द्वारा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आरएल लिख रहा हूं, रिलायंस के द्वारा एक जो 40 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 40 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आरएल में रिलायंस से अर्थ लिखा है। इसके अलावा एक जैसलमेर नाम है दहानू सोलर पावर। ये दहानू एक जगह के नाम, बस आपको जगह, धूड़सर है कहां पर? जैसलमेर में। दहानू सोलर पावर प्रोजेक्ट ये भी जैसलमेर में है, और ये जो है ना ये भी 40 मेगावाट का है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक द्वारा इसकी फंडिंग हो रही है, इसका वित्त पोषण हो रहा है। तो ये काफी चर्चित है। अब यहां से इसको देखो, दोबारा देखो, आप सन पे ध्यान नहीं दें, आप मेन बात को देखें। यहां प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि साहब आपसे पूछे सिंपली कि राज्य का पहला निजी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, निजी सुपर थर्मल बोला, थर्मल, तो उत्तर आएगा आपका कवई, अगर पूछे तो। यहां वो तो थर्मल की बात है, और यहां बात करें सोलर की, तो राज्य का पहला निजी सोलर पावर प्लांट कहां से हुआ? खींवसर से हुआ।
इसके अलावा ये भी रिलायंस का है, ये भी रिलायंस का है। ये कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर कौन बना रहा है, स्थान इंपॉर्टेंट है, स्थान। धूड़सर कहाँ है, जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा कब शुरू हुआ, ये भी नहीं पूछेगा कितने मेगावाट का है, ये भी नहीं पूछेगा यहाँ पर कौन अडानी बना रहा है, अंबानी बना रहा है। बस आप तो ध्यान कि ये स्थान कहाँ है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पवन के लिए है, सौर ऊर्जा के लिए है, या थर्मल पावर के लिए, ये है। बस ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा और ध्यान दें, दो हजार सत्रह में जो है ना केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर को सोलर सिटी घोषित किया। जोधपुर को सोलर सिटी, सौर ऊर्जा परियोजना के रूप में। और यहाँ पर जो भी मतलब शहर में जितने भी मान ले सपोज सरकार की जो सेंट्रल योजना थी उसमें ज्यादा सब्सिडी के तहत यहाँ पर पावर प्लांट लगाने को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी केंद्र सरकार की योजना है। इसके अलावा आप देखेंगे, आपसे पूछे कि राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति, राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति भैया जो ना अप्रैल 11 में जारी हुई थी। छोड़िए अप्रैल को, आप तो 2011 याद रखें, और इसको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य की दूसरी कह दो चाहे नवीनतम लेटेस्ट यही है, राज्य की दूसरी सौर ऊर्जा नीति अक्टूबर 2014 में जारी हुई। यही है लेटेस्ट अब तक हमारे साथ। इस 2014 की नीति के अकॉर्डिंग ध्यान दो, इस नीति के तहत जो है ना यानी 25,000 मेगावाट बोला है, मेगावाट कह दो चाहे 25 गीगावाट कह दो, सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आपको ध्यान है तो 2015 में राजस्थान में वसुंधरा थी सीएम, उसमें रिसर्जेंट राजस्थान समिट एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें देश भर के या यूं कहें कि दुनिया के अन्य जो सारे जो औद्योगिक घराने थे, जितने भी सारे बिजनेस हाउसेज थे, उन सब ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। और बड़े जो करार हुए थे, पर्यटन है, ऊर्जा है, जो भी विभिन्न क्षेत्र थे, उनमें सबसे बड़ा आप देखें कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा के लिए हुआ था, सौर पवन में। और यहाँ पर जो ना अधिकांश जो दो ही कंपनियां थी, एक तो अडानी समूह ने करार किए थे और एक अंबानी ने, रिलायंस यानी अंबानी का मतलब रिलायंस, अडानी का मतलब गौतम अडानी, जो भी इन दोनों ने ज्यादा रुचि लिए, उन्होंने ज्यादा MOU साइन किए थे। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं इसको। तो जब भी हम सरकार किसी कंपनी के साथ कोई करार करती है तो उसको बोलते हैं MOU साइन हुआ है, ये बोलते हैं। तो राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति 11 में जारी हुई, दूसरी और नवीनतम 14 में, जिसके अकॉर्डिंग कितना लक्ष्य लिया गया, 25,000 मेगावाट। आपको ध्यान होगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हमने पहले ऊपर लिखा था भारत में, वहां पर तो लक्ष्य 20,000 मेगावाट, और अकेला राजस्थान कितना ले रहा है, 25,000 मेगावाट। तो देखिए ये थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण ले लिया, क्योंकि सरकार इस तरह के करते हैं। वो धरातल पे कितना उतरता हुआ अलग बात है, लेकिन लक्ष्य लेने में क्या बुराई है। अब देखिए लास्ट 3 बातें और हैं राजस्थान में। एक तो है आपका लुम्बासर, एक है भैरूखीरा और एक है मैनावाली। ये 3 शब्द सुन लीजिए बस। लुम्बासर एक गांव का नाम है जो पड़ता है बीकानेर में। बीकानेर में एक गांव है, ये राजस्थान का पहला गांव है जिसको सोलर विलेज घोषित किया गया। सोलर विलेज पूर्णतः सौर ऊर्जा से जगमगाता है। भैरूखीरा ये स्थान भी बीकानेर में है। ये न केवल राजस्थान का, न केवल भारत का, बल्कि एशिया का पहला, ध्यान दें, पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला तो आप जानते हैं पहला ही होता है। सो पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट यहां पर शुरू हुआ था, साथ में ज्वाइंट। और लास्ट मैनावाली, देखिए 2017-18 की बात है, राजस्थान में जो मैनावाली में जो इंदिरा गांधी नहर है, इस मैनावाली स्थान पे इंदिरा गांधी जो नहर है, इस पर जो ना एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया, यानी पैनल लगाया गया इंदिरा गांधी नहर पे।
और ये अगर पूछेंगे राजस्थान का पहला नहरी सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट स्थित है, तो उत्तर आएगा इंदिरा गांधी नहर। बस जैसे कोई और मान लीजिए जैसे डाल दे कि जैसे जालोर साइड में इधर जो नहरें चलती है, कोटा साइड में कोई नहरें चलती हैं, और जैसे भरतपुर साइड में जो भी, तो ध्यान रखिए कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। ये जैसे ऑप्शन है नर्मदा नहर है, चंबल नहर है, ऐसे और कोई डाल दे, भरतपुर नहर है या यमुना नहर है, जो भी है। तो राजस्थान में केवल एक ऐसी नहर है जिसके ऊपर ये पावर प्लांट लगाया गया है। एक्चुअल में ये है क्या, गुजरात में जब मोदी सीएम हुआ करता था, उसमें नर्मदा नहर के ऊपर काफी बड़े क्षेत्र में प्लेटें लगा करके सौर ऊर्जा उत्पादन का काम शुरू हुआ था। मोदी ऊर्जा उत्पादन में शुरू से गुजरात में जब था, तभी इसकी एक नई सोच के साथ ये एक अग्रणी भूमिका में था, लीडिंग रोल में था। इससे होता क्या, एक तो आप जैसे खाली पड़ी जमीन में पैनल, जैसे मान लीजिए वो लगाएंगे पैनल, तो वहां की जगह आबुक्त हो गई या रुक गई, और नहर से पानी बह रही, उसी के ऊपर आपने ये खड़े करके पैनल खड़े कर दिए, तो आपको अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं। एक बात है, जैसे मान लीजिए तो पानी खुला पड़ा है तो वो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और यदि उसी पानी को आपने प्लेटों से ढक दिया तो पानी की वाष्पीकरण वेपोराइजेशन रेट भी कम हो जाएगी, तो अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता भी नहीं हुई, पानी का वाष्पीकरण यानी पानी भाप बन के कम उड़ेगा, तो आप पानी को बचा रहे हैं। तो ये दोनों उपयोग के हिसाब से देखते राजस्थान में इस तरह का काम इंदिरा गांधी नहर में शुरू हुआ, वो भी कहाँ पर, मैना वाली। तो यहाँ तो नहर के ऊपर सोलर पावर प्लांट है, एक स्थान है जहाँ सोलर प्लस थर्मल है, एक गांव है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से, अब तो कई गांव है, लेकिन राजस्थान का पहला गांव का जो है ना, ये गौरव लुम्बासर बीकानेर को है। ये सोलर में बात हुई राजस्थान की। अब हम पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। तो आपसे पूछे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, राजस्थान, दूसरा कौन है, गुजरात, और बाकी एमपी। अब देखिए पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये गैर परंपरागत में अपना दूसरा है। अपने गैर परंपरागत में एक नंबर पे पढ़ा है सौर ऊर्जा, और दूसरा आपके सामने है पवन ऊर्जा। वही बात जैसे अपने देखा था साहब, पवन ऊर्जा के लिए किस प्रकार के क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं, तो आपने कहा कि उष्ण कटिबंधीय। वैसे ही पवन ऊर्जा के लिए किस तरह के क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं, तो आप जानते हैं, एक तो आप बोले तटीय क्षेत्र, कोस्टल जो एरिया होते हैं वहां एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, सो एक तो वो, और एक पर्वतीय या पहाड़ी, जो भी पर्वतीय, ये दो क्षेत्र, क्योंकि यहाँ हवा का वेग ज्यादा होता है, जो उन चक्कियों का जो है पंखों को आराम से घुमाता है या थोड़ा तेजी से घुमाता है, इसलिए इन स्थानों को ज्यादा चुना जाता है इस तरह की पवन चक्कियां लगाने के लिए। जर्मनी है जो जर्मनी को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। पवन चक्कियों का 8वीं क्लास की जो विज्ञान की किताब में दे रखा है जर्मनी को, जबकि पहले, अब तो ये विज्ञान में दे रखा है, पहले कुछ समय, क्योंकि ये तो स्थान समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जब कोई देश मान लीजिए बड़े स्तर पे इसने चक्कियां लगा दी तो ये नाम उसको मिल गया। जैसे हम आगे देखेंगे कि जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना पवन चक्कियां या पंखे जैसलमेर में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक ये नाम जो है ना, ये नीदरलैंड कह दो चाहे हॉलैंड कह दो, उसको भी पवन चक्कियों का देश कहते थे। लेकिन अब चूंकि इस मामले में अग्रणी कौन हो गया, जर्मनी, सो अब ये जो है नाम किसको मिल गया, जर्मनी को। जबकि एक नाम है डेनमार्क, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। ये सारी बातें जो है ना, ये 8वीं क्लास की विज्ञान की किताब में दे रखी। तो सौर ऊर्जा के कैसा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, जबकि पवन ऊर्जा के लिए या तो कोस्टल या जो हिली एरिया होता है वो ठीक रहता है। और चूंकि जो जर्मनी को पवनों का देश कहते हैं, और सॉरी पवन चक्कियों का देश, जबकि डेनमार्क को पवनों का देश, ये बात पहले पढ़ते थे और अब पढ़ते हैं जर्मनी। ये तो इस सामान्य बातें। अब वही बात, सामान्य बातें करने के बाद वही 3 बातें, विश्व, आपका भारत और आपका राजस्थान। देखिए विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन में 1 नंबर पे चीन। अब तो आप मान गए होंगे कि चीन हर क्षेत्र में आगे है। चीन, दूसरा अमेरिका, और तीसरा भैया जो है ना वो जर्मनी है, और चौथा जो है वो भारत, और 5वां स्पेन है। कुछ समय पहले तक भारत 5वें पोजीशन पे था, लेकिन अब भारत 4th पोजीशन पे आ गया। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत दुनिया में 4थे नंबर पे। अब देखिए भारत,
भारत में देखें तो भारत जो जैसे अपने देखा था साहब, जो गैर परंपरागत स्रोतों से जो कुल ऊर्जा उत्पादित हो रही है उसमें सौर का हिस्सा 5.8% है। ये इस तरह के डाटा या आंकड़े आधारित फैक्चुअल बातें आपको बहुत ही कम याद रखनी है, ये इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा सा एक जस्ट फॉर इंटरेस्ट या नॉलेज। वैसे गैर परंपरागत से कुल होने वाली उत्पादित ऊर्जा में से पवन का योगदान हिस्सा शेयर कंट्रीब्यूशन 9.7% है। इट मीन्स इससे ये पिक्चर क्लियर हो गई, बस याद नहीं रखना, इससे ये पिक्चर क्लियर हुई है कि भारत में सौर ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए भारत में जो है देखिए अग्रणी कौन कौन से हैं। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में 1 नंबर पे तमिलनाडु है, 1 नंबर पे तमिलनाडु, 2 पर महाराष्ट्र, 3 पर गुजरात और 4 पर राजस्थान, ये 4 है। जबकि सौर में 1 नंबर पे कौन था आपको पता है, राजस्थान था सौर में। तो हम सौर में तो एक पे है राजस्थान, जबकि पवन में एक पे कौन है, तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म, सबसे बड़ा विंड फार्म जो है वह है नागरकोइल, और नागरकोइल कहां पड़ता है आपका, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मतलब हो गया तमिलनाडु में। ये प्रश्न न जाने कितनी बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म कहां स्थित है, ये नहीं पूछें कितने मेगावाट का, 370 मेगावाट के आसपास है, बस आप छोड़िए, बस भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म कहां है, नागरकोइल के दो या कन्याकुमारी, कई बार नाम आ सकता है मदुरई, छोड़िए बस, ठीक है ना, इस तरह से ये। और 2012 में जो ना केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अपतटीय ऊर्जा नीति जारी की। ऊर्जा नीति यानी तट के आसपास हम किस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें मतलब जैसे कि आप तट के आसपास का मतलब आप ज्वार भाटे से भी आप ऊर्जा बना सकते हैं, आप वहां पवन चक्कियां भी लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका आप कितने अधिकतम अपने लाभ के लिए आप उनका दोहन कर सकें, उस संदर्भ में ये 2015 में जारी हुई थी। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि इस नीति के तहत देखिए जब जहां से हमारी समुद्री सीमा शुरू होती है, यानी तट से जो सीमा शुरू है, जैसे गुजरात मान लीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र जो भी गोवा है, केरल है, ये कोस्टल एरिया है। अब जैसे यहां से तट लगा, अब तट से लेकर के 200 नॉटिकल मील बोलते हैं, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक जो है ना दूरी मापने का, समुद्री दूरी मापने का, नॉटिकल मील मापते हैं। इसमें हमें क्या होता है, EEZ होता है, EZ। फर्स्ट एक अर्थ है एक्सक्लूसिव, अनन्य, दूसरे एक अर्थ है इकोनॉमिक, और इसका अर्थ है जेड, या इसको तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कह दो। मतलब ये हुआ कि सपोज यहां हमारा तट से लेकर 200 जो ना नॉटिकल मील तक का जो समुद्री एरिया है, उसमें से मछली पकड़ें, चाहे वहां से गैस निकालें, तेल निकालें, अन्य कोई भूमिगत कोई खनिज का दोहन करें, या वहां पर कोई जो भी है हम सैर सपाटा करें, वो क्षेत्र हमारा है। तभी तो कई बार कहते हैं, जैसे हमने देखा कि साहब श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को पकड़ा, क्योंकि वो कई बार उनकी सीमा में घुसाते हैं, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है, वो सबके लिए, वहां पर कोई भी देश अपना जो है किसी प्रकार का कोई भी काम अभ्यास कुछ भी कर सकता है। तो ये 200 नॉटिकल मील तक है। खास बात आप EEZ को समझें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपसे पूछे भारत जो है वर्तमान में जो गैर परंपरागत में भारत में पवन ऊर्जा से कितनी उत्पादित हो रही है, छोड़िए आप आंकड़े, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि सौर से ज्यादा पवन ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। देश में अग्रणी पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन है, तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, बाकी इतना आगे कोई नहीं पूछता है। भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म कौन सा है, नागरकोइल कहां पड़ता है, और नई राष्ट्रीय तटीय पवन नीति कब जारी 15 में, और ये 200 नॉटिकल मील तक EEZ क्या है, जैसे आप नाम सुना सेज,
इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और यहां वो तो देखो इकोनॉमिक जोन, ये तो सेम है इकोनॉमिक जोन, इस ई का अर्थ है एक्सक्लूसिव। और दूसरी बात ये थोड़ी सी नॉटिकल मील वाली, जो हमारे तट से लेकर 200 तक उस संबंधित जिसका देश का सीमा लगती है उसी का अधिकार होता है। अब बात है राजस्थान की, तो हमने विश्व देख लिया, हमने जो है ना भारत देख लिया, अब हम देखेंगे राजस्थान। राजस्थान देखिए, राजस्थान जो है ना वही बात मार्च 2019 तक, मार्च 2019 तक राजस्थान लगभग 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था। अभी मार्च 20 से भी अपन आगे निकल गए, जबकि आपको ध्यान है कि यहां सौर ऊर्जा में राजस्थान कितना था, 3070 मेगावाट। दिख रहा ना ऊपर वाला अमित, है अमित, दिख रहा क्या? सौर वाले में देखो 3070 मेगावाट, और जबकि यहां 4310 मेगावाट होकर के भी अपना न तो फर्स्ट पोजीशन में, न सेकंड में, न थर्ड पे, और यहां मात्र 3070 में भी राजस्थान देश में फर्स्ट पोजीशन पे है। आप जरा गौर करें, 3070 मेगावाट में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे, जबकि 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने के बाद भी राजस्थान में अपन कहीं थर्ड पोजीशन तक नहीं है। ये मेन चीज, इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इससे वही बात क्लियर हो गई कि राजस्थान में भी सौर ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा का उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है। राज्य में जो है ना, ये मानो कि जो पवन की जो गति है ना, स्पीड है, वो 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो खासकर पश्चिमी राजस्थान में, इसलिए वहीं पर लगे, या फिर कोई जो हिली एरिया है, या बता सकते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जैसलमेर में हो रहा है। जैसलमेर में, यदि आप जैसलमेर साइड में घूमने गए हैं, जैसलमेर साइड के तनोट या सम के धोरे उधर देखने, तो आपने देखा बहुत लंबे चौड़े इलाके में आपको ये पवन चक्कियां दिखेंगी, वो चारों ओर पंखे दिखेंगे। इसीलिए हम जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहते हैं, पंखों की नगरी। पंखे कौन से? वो चक्की, पवन चक्की वाले। ये सामान्य बातें। इसके अलावा राज्य में जो है ना, चलो वो बात हम थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आगे बताएंगे कि निजी क्षेत्र में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रही है। इसके साथ इस टॉपिक को हम आज यहाँ खत्म करेंगे, बस लास्ट चरण में है, ध्यान दीजिए। राजस्थान में देखिए, एक नाम है अमर सागर, एक नाम है बड़ा बाग, एक नाम है सोडा बांधव, एक नाम है लोदरवा, एक नाम है कोडिया सर, एक नाम है आकल, जैसे नाम सुनागा आकल वुड फॉसिल्स पार्क जो जैसलमेर में है, और एक नाम है पोहरा। ये सारे स्थान कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में सारे स्थान आप देख रहे हैं, ये जैसलमेर में सारे स्थान। खास बात सुन लीजिए, अमर सागर राज्य का पहला जो है ना पवन ऊर्जा जो संयंत्र कहां लगाया गया? वो अमर सागर में लगाया गया। अब कोई सन पूछे कितना मेगावाट, इस तरह की बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस राज्य का पहला कह दो, चाहे आप इसको सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। दो बातें हैं, पहला कह दो चाहे सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां? अमर सागर में। दूसरी बात, राज्य का पहला निजी पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ना, वो कहां शुरू हुआ? आपके सामने है, बड़ा बाग में शुरू हुआ, और ये स्थान कहां पड़ता है? जैसलमेर में। लोदरवा में जो है ना, एक नाम है नालको ने यहां जो है ना, जो देखते हैं कि 47 मेगावाट का एक पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। नालको से आप एक बात और समझ सकते हैं, साइड में इधर दिखाना, नालको NALCO BALCO,
HINDALCO। इन तीनों नामों में देखो आप ALCO, ALCO, ALCO। AL का अर्थ है एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी। N का अर्थ हो गया नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। B का अर्थ हो गया भारत एल्यूमिनियम कंपनी। और HIND का अर्थ का हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इनमें से तीनों एल्यूमिनियम कंपनी। ध्यान रहे नालको का मुख्यालय उड़ीसा यानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एस होता है बॉक्साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं साइड में। और भारत में जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा ही है। और दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑस्ट्रेलिया, सॉरी देश सबसे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल पहला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का एस क्या होता है? बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट किसका एस है? एल्यूमिनियम। चाहे जैसे घुमा लो। नालको कंपनी किस क्षेत्र में डील करती है? एल्यूमिनियम सेक्टर में। भारत में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो बता सकते हैं। दुनिया में बॉक्साइट, सॉरी एल्यूमिनियम बॉक्साइट, और विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। और ये तीनों ही जो ना किस में काम करते हैं? एल्यूमिनियम। और नालको का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ है? उड़ीसा। तो इस नालको ने यहाँ पर एनर्जी में भी एक किया है। एक है कोडिया सर, यहाँ पर इंडियन रेलवे, इंडियन जो रेलवे है, इंडियन रेलवे ने 26 मेगावाट का एक संयंत्र शुरू किया। मैं अगेन रिपीट कर दूं, इस तरह के कितना मेगावाट का है, क्या है, कब शुरू हुआ, बातें कोई नहीं पूछता है। कभी परीक्षा में बहुत ही रेयरली, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की स्थिति में पहुंचते हैं, बाकी न के बराबर। बस लोदरवा कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है? हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया, बस इस तरह की बातें। इसके अलावा जैसे आपने नाम सुना, बीट है डी, बीट डी पड़ता है फलोदी में और फलोदी पड़ता है जोधपुर में। ये पड़ता है फलोदी में और फलोदी पड़ता है जोधपुर में। आप जो है बीकानेर से यदि जोधपुर जाते हैं तो फलोदी से होके जाएंगे तो दूर दूर से आपको पवन चक्कियां दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा एक नाम है हर्ष अपने वाला, ये सीकर, यहाँ भी आप गए हैं तो यहाँ भी एक संयंत्र लगा हुआ है, कई चक्कियां लगी हुई हैं। हर्ष पे यदि आप गए हैं तो आपने देखा होगा पहले और अब, जैसे यदि 5-6 साल पहले गए अब गए तो कुछ जगह से पवन चक्कियों को हटा लिया गया है, कुछ जगह से फाउंडेशन ऐसे ही पड़े। अब आप पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ जो जिस समय था, जहां पर जिस समय लगाया गया था जिस कंपनी ने, और अब तो जितना जो पवन का वेग मिलना चाहिए जिससे पंखे घूम सके उतना वेग है नहीं, यानी जितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो कंपनी की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आ रही है और उसके उत्पादन में यानी उसको वापस जो पैसे के रूप में आर्थिक उतना मिल नहीं रहा लाभांश। सो कुछ चक्कियां यहाँ पर हटा ली गई क्योंकि मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज्यादा आता है। वैसे भी एक पवन चक्की का जो है कॉस्ट लगभग 2 करोड़ रुपए आता है, 2 करोड़ रुपए। उसकी जो है ना आयु लगभग 20 साल तक वो चलती है, तो वो उतना ही रुपया कमा पाएगी, उतने रुपए की बिजली पवन ऊर्जा से बना पाएगी जितनी इसकी लागत है। लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन इससे मेन चीज क्या हुई, इससे उतनी ऊर्जा से हम कोयले से उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। तो ये एनर्जी जो है उस कोयले की से बनने वाली ऊर्जा की अपेक्षा बहुत ज्यादा कहें या पूरी तरह से क्या होती है, क्लीन होती है और पर्यावरण के हिसाब से ग्रीन होती है। सो इस तरह को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। और लास्ट है देवगढ़, और देवगढ़ पड़ता है प्रतापगढ़ में। ये राजस्थान में कुछ जो है ना पवन ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र हैं। तो आप देख रहे हैं ये तो एक एक क्षेत्र, एक एक जगह है, बाकी तो मेन केंद्र हब तो जैसलमेर है। सबसे बड़ा पूछो चाहे सबसे बड़ा या सबसे पहला कहो या निजी पूछो, सारी पूछो, नालको पूछो, इंडियन रेलवे पूछो, सारी बातें आप बता सकते हैं। इसके अलावा और मैंने जैसे कहा था कि अधिकांश संयंत्र जैसलमेर में लगे हुए हैं, इसीलिए जैसलमेर को क्या कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं। और लास्ट बात, राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति, पहली पवन ऊर्जा नीति जो है वो 2012 में जारी हुई, जबकि सौर ऊर्जा 11 में भी है और 14 में भी है, और पवन ऊर्जा कौन सी है, 12 में। तो ये मोटी मोटी बातें हुई। राजस्थान का पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, राज्य में जो है ना पवन के लिए क्या कितनी स्पीड है जो पश्चिम राजस्थान में खास करके। और इसमें एक बात और बता दें आपको कि जो अधिकांश जो निजी हैं
उनमें राज्य में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है सुजलॉन। सुजलॉन जो है वो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी रूप में काम कर रही है। जैसे हमने देखा था कि सोलर में काम कौन कर रही है, सोलर में हमने को देखा रिलायंस काम कर रहा है, थर्मल वगैरह में देखा था जैसे अड्डानी जैसे 12 वाला देखा था। तो ऐसे ही यहाँ पर विंड में निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, सुजलॉन। और आप जैसलमेर से जैसे आगे तनोट साइड में घूमने जाएंगे तो जो सौर वाले जो पंखे लगे हुए हैं उन पे दूर से आपको इस कंपनी का लोगो या नाम आपको दिख जाएगा, तब आपको कन्फर्म हो जाएगा यस ये सुजलॉन वही कंपनी है जो हमने जीके में पढ़ा था। तो ये राजस्थान में सौर ऊर्जा की मोटी मोटी बातें हैं। आज अपन इतना ही करेंगे, सौर कर लिया, पवन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन बायोमास बायोगैस, वो थोड़ा सा इतना डिटेल नहीं है और नहीं इतनी उसमें कोई बातें हैं, तो उनको हम जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। और अब आप इनका शानदार रिवीजन करें और टेस्ट में अब तक जितना पढ़ा है उतने ही क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट आप अवश्य अटेंड करें, ये मेरा जरूर करना है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप इनका रिवीजन के साथ आप वो अभ्यास कर लेंगे टेस्ट वाला, तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको लगेगा जितना मैंने पढ़ा है वो मुझे तैयार है। ओके, थैंक यू।